हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बिहार दरोगा एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का जो आया है सेट, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक का डिस्कशन जो है पहले ही करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर जो है इसका पीडीएफ डाला जाता है। और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो जो है सभी को मिलती रहे सबसे पहले। और ये जो सेट है बिहार दरोगा का आ रहा है, और बिहार दरोगा का जो 1817 पोस्ट का जो फॉर्म है तुरंत ही आने वाला है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद जो है टाइम नहीं मिलता है। 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। जो नर्मदा घाटी है वो आपको बताना है कि किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा घाटी। और नर्मदा नदी जो है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, जो कि अरब सागर में गिरती है। और यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही कथन है, आपको बताना है। देखिए, इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ये कथन सही है कि इसका निर्माण जो है अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के द्वारा किया गया है। और दूसरा नंबर कथन में दिया गया है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। तो यह भी कथन सही है, अटल टनल जो है मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। 3 नंबर कथन में दिया गया है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो ये भी कथन सही है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है अटल टनल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन में दिया कपिल धारा जो जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर है। दूध धारा भी नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी में है। लेकिन भालकुंड जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी में नहीं है। भालकुंड जलप्रपात जो है आपका बीना नदी पर है, और सागर जिले में मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन बीना नदी के तट पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एल नीनो किस महासागर में बनता है। आपको बताना है कि एल नीनो जलधारा है, यह किस महासागर में बहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में बनता है एल नीनो जलधारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में है। आपको बताना है कि सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको एक तरफ सूची 1 में दिया गया नदियाँ, और दूसरी तरफ जो उसकी सहायक नदी दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है मिलान करके सही आंसर ऑप्शन आ रहा है। देखिए, कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा है, भीमा जो है कृष्ण की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपका तीस्ता है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी जो है आपका इंद्रावती है, और यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है। तो इसका मिलान करने पर आपका आ रहा है आंसर 4, 3, 2, 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है 4, 3, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका यानी कि तंजानिया और केन्या जैसे देशों में पाई जाती है मसाई जनजाति। और वहीं आपका बात करें सेमांग जनजाति, तो सेमांग जनजाति आपका मलेशिया में पाई जाती है। और बद्दू जनजाति जो है आपका अरब के रेगिस्तानीय मरुस्थल में पाई जाती है। और सकाई जो जनजाति है आपका सकाई या सेमांग, इसी को सकाई या सेमांग कहा जाता है, ये भी आपका जो है मलेशिया में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। एक चंद्र दिवस जो होती है इसकी अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे 52 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। आपको बताना है कि कौन जो है खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो ये आपका जो है पर्यावरण और परिस्थिति से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और आदमी, ये जो है खाद्य श्रृंखला को दर्शाते हैं। बाकी सभी जो है खाद्य श्रृंखला को नहीं दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ जो है आपका समुद्री धारा दिया गया है, और दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। किस महासागर में जो है यह समुद्री धारा जो है बहती है। तो आपको मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगुलहास की जो जलधारा है आपका हिंद महासागर में धारा है। और एल नीनो जलधारा जो है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और क्यूरोसियो की जलधारा जो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और बेंगुएला की जलधारा जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है 1, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 3, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखित
सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है। आपको बताना है कि जो निम्न में से 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस सागर का जो है तट रेखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरगैसो सागर का जो है तट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार के चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर है, सेल है, चूना पत्थर है और लिग्नाइट कोयला, ये सब जो है अवसादी चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है। आपको बताना है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में जो स्थित है। तो देखिए, अगर आप लोग को वीडियो जो है हेल्पफुल लग रही होगी तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मिलान करने के लिए दिया गया है और एक तरफ आपका महासागर दिया गया है और एक तरफ जो है उसका गहरा स्थान दिया गया है कि किस महासागर का गहरा स्थान जो है कौन है। तो आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, प्रशांत महासागर का जो गहरा स्थान है वो आपका मरियाना ट्रेंच हो जाएगा प्रशांत महासागर का, और अटलांटिक महासागर का गहरा स्थान जो है आपका प्यूर्टो रिको गर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हिंद महासागर का जो गहरा स्थान है वो आपका हिंद महासागर का जावा गर्त हो जाएगा। तो जावा गर्त जो आपका हिंद महासागर का, और आर्कटिक महासागर का जो है यूरेशियन बेसिन हो जाएगा। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है 3, 4, 1, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए सूचियों का प्रयोग करके आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। एक तरफ देखिए आपका सूची 1 में जो है आचार्य का नाम दिया गया और एक तरफ उनका मत दिया गया है। देखिए, वल्लभाचार्य जो है वो किस मत के थे, तो शुद्ध द्वैतवाद के जो थे वल्लभाचार्य थे, और रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतवाद के थे, और माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद के थे, और शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के थे। तो आपका मिलान करने पर आ रहा है 2, 3, 1, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पूछा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर हुआ था वो हुआ था 1780 से 84 के बीच में आपका हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस समय जो थे लॉर्ड वो आपके थे वारन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1774 से लेकर 1785 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए इसमें भी दिया गया है और आपको मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मिलान कर लेते हैं। ऋग्वेद जो है आपका प्रार्थनाएं और स्तुति से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है आपका स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है, और सामवेद जो है आपका संगीतमय स्रोत से है, और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलाने पर आ रहा है 4, 2, 1, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 1, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। आपको बताना है कि जो दारा शिकोह था वो किस सूफी मत से प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कादरी संप्रदाय से प्रभावित था दारा शिकोह। और दारा शिकोह जो था उपनिषदों का अनुवाद सिर अकबर के नाम से करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था उसमें प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो है बिहार से किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक का लेखक जो है आपको बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं, और ये जो पुस्तक है आपका 1960 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। आपको बताना है कि बिहार में जो लोटा विद्रोह हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। और लोटा विद्रोह में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने के विरोध किया था। पहले मतलब कि पीतल का लोटा मिलता था और बाद में जो मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, उसी कारण जो है यह विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें कमेटी में जो थे कौन से सदस्य शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.एम. पणिकर जो थे यह नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। बाकी 3 हैं, जैसे कि अली इमाम है, सुभाष चंद्र बोस है और जवाहरलाल नेहरू हैं। ये तीनों जो हैं शामिल थे नेहरू रिपोर्ट में। और नेहरू रिपोर्ट का गठन जो है 1928 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए, और इसके और भी अध्यक्ष थे जैसे कि तेज बहादुर सप्रू हो गए, और बाद में एम.आर. जयकर और एनी बेसेंट भी इसमें शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 9 लगान 9 टैक्स अभियान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ से चलाया गया था। 9 लगान 9 टैक्स अभियान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि जो 1930 में हुआ था उस समय जो है ये
ये अभियान जो है कहाँ से चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश अभी वर्तमान में है इसका नाम, वहीं से जो है न लगान न टैक्स अभियान जो है शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? सातवाहन वंश का कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यज्ञश्री सतकर्णी के शासक है जो सातवाहन वंश का है, इसके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र अंकित किया हुआ मिलता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई है? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया है। आपको बताना है कि यह रचना जो है पुस्तक की कहाँ पर की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडले जेल में किए थे बाल गंगाधर तिलक ने इसकी रचना। और मांडले जेल में जो है यह 1908 से लेकर 6 साल तक 1914 तक ये जेल में रहे थे, तो वहीं उसी दौरान जो है इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? दिल्ली सल्तनत का शासक है, दुधारू पशुओं पर जो है चराई कर लगाया था, किस शासक ने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देगा कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है कि पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह से बताना है। तो देखिए साइमन कमीशन जो आपका रिपोर्ट आया था वो आया था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। और दिल्ली जो पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता जो आपका हुआ था सितंबर 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। और सांप्रदायिक पंचाट जो है आपका वो हुआ था 16 अगस्त 1932 में, ये भी हुआ था 16 अगस्त 1932 में। और दिल्ली समझौता जो आपका हुआ था, दिल्ली समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, 1931 में हुआ था। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है, सबसे पहले आपका आएगा 1, उसके बाद आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 1 4 3 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन यानी कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, इस पर जो है किस चोल राजा ने पूर्णतः जो है विजय प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी होगा, राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि जो हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना हुई है, पहली बार हुआ इसको, तो इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद होना चाहिए। इस सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, और उसके बाद जो है बिहार का स्थान है, सबसे 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है बिहार का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? आपको बताना है कि जो रणजी ट्रॉफी 2025 में हुआ है उसका उप विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उप विजेता जो है केरल बना है, और विजेता जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विदर्भ जो है विजेता बना है, लेकिन इसमें उप विजेता पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम जो नीदरलैंड में स्थित है, यहीं पर जो है आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? नवनिर्मित जो संसद भवन नया नया बना है उसका प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन कब किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 मई 2023 को जो है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? एनडीबी, ये ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स जो संगठन है उसका एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नया सदस्य जो है कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया जो है एनडीबी का नया सदस्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि हाल ही में स्कूल चले अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? स्कूल चले अभियान जो 2025 में किया गया शुरू, यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? जो दिवंगत यानी कि मृत्यु हो गई है इनकी, मनोज कुमार जो है कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता यानी कि एक्टर थे मनोज कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जीए टेक प्राप्त जो है, जीए टेक प्राप्त हुआ है अमलसाद चीकू को, इनका संबंध जो है किस राज्य से है? तो अमलसाद चीकू का संबंध जो है आपका गुजरात राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? 2025 में जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है। और इससे पहले जो अध्यक्षता 2024 में किया था वो थाईलैंड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025
में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 में जारी किए गए हैं उसमें भारत को आपको बताना है कौन सा स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 148वां स्थान जो है भारत को मिला है। और एक और रिपोर्ट होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें जो है भारत को 77 स्थान मिला है 2025 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? आपको बताना है कि 150वां क्रम का हुआ है अंतर संसदीय संघ, जिसे इंग्लिश में IPU शॉर्ट में कहा जाता है, इसका सम्मेलन जो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद में जो इसका सम्मेलन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध जो है किस व्यक्ति से है? आपको बताना है कि जो पुस्तक लॉन्च हुई है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, इसका संबंध जो है किस व्यक्ति से है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री से जो है इस पुस्तक का संबंध है। और इस पुस्तक का लेखक जो है आपको संजीव चोपड़ा ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, इन्होंने 2 मेगावाट की नहर किनारे जो है परियोजना, सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना विक्रम में जो है शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? भारतीय सेना को जो मिलने वाला है नया एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, QRSAM इसका पूरा नाम है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसका पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है कौन बनाई गई है? मालदीव देश की जो है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ को जो है मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में हो रहा है इसका आयोजन, रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। और ये क्रम से जो है 17वां शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी को जो इसमें शामिल किया गया है। और MS धोनी जो है यह ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत जो है कब की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा आपको बताना है कि हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के सदस्य को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य का विधान परिषद जो होता है उसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा नहीं चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपतियों के द्वारा जो है राज्य के विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। बाकी जो है स्थानीय निकायों से या पंचायतों से जो है आपका 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और शिक्षक और स्नातक जो है 1/12 सदस्य जो है चुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा नाम जो है किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल का नाम जो है लोकसभा बदलकर कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में जो इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है? पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है किस स्तर का संचालन करता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय संरचना होती है। पहला स्तर जो है ग्राम स्तर पर होता है जो कि ग्राम पंचायत होता है, और 2 नंबर पर ब्लॉक स्तर रहता है जो पंचायत समिति होता है, और 3 नंबर पर जो होता है जिला स्तर यानी कि जिला पंचायत होता है। और ये जो है अधिकतर राज्यों में जो है 3 स्तरीय संरचना है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है उसमें 4 स्तरीय संरचना पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य यानी कि आपको गलत की पहचान करना है, कौन सा मिलान जो है गलत है। तो देखिए देख लेते हैं, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है ये आपका सही है, और मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के ए में है तो ये भी आपका सही है। आपात उपबंध जो है आपका भाग 20 में है तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आपात उपबंध जो आपका 20 में नहीं है, भाग 18 में स्थित है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राजभाषा जो आपका भाग 17 में है ये भी आपका सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध जो आपका भाग 18 में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज
यानी कि तिरंगा झंडा को कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और ये सब जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपको, इसमें जो है डेट भी याद करना आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय चिन्ह को, ये सबको कब अपनाया गया था, इसमें डेट भी याद करना आपको जरूरी हो जाएगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वित्तीय आपात कितने समय तक लागू की जा सकती है? आपको बताना है कि जो वित्तीय आपात है वो कितने समय तक लागू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। वित्तीय आपात को लागू करने के लिए कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है। और वित्तीय आपात की चर्चा जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? विधानसभा में आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य या 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में जो है एससी के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग के अस्तित्व में आया था। 2003 के 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग यानी कि अनुसूचित आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक एससी आयोग और एक एसटी आयोग के विभाजित कर दिया गया था। और एससी आयोग की जो चर्चा है आपका 338 में स्थित है, और एसटी आयोग जो है 338 के ए में है, और ओबीसी आयोग की चर्चा जो है 338 के बी में है। तो ये सब की क्वेश्चन जो है आप लोग को ध्यान पर रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत के जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें कौन सा एक समस्या आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र जो है इसी के समस्या आती है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? भारत में जो सीमांत कृषि होता है उसमें भूमि जोत का आकार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य चलैया समिति के सिफारिश पर जो है सेवा कर की लागू किया गया था। और राज्य चलैया समिति का गठन जो है 1991 ईस्वी में किया गया था, और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है 1993 ईस्वी में दिया था। और वहीं बात करेगा वस्तु एवं सेवा कर जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होता है केलकर समिति, लेकिन केवल सेवा कर इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य चलैया समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है मिलान करने पर। देखिए 1955 जो है 1955 में किसकी स्थापना हो गई थी? तो भारतीय औद्योगिक ऋण विकास, देखिए 1955 में जो है आपका भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना की गई थी। और 1964 में जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। और 1982 में जो है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। और 1987 में जो है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो आपका मिलान करने पर आ रहा है 3, 2, 1, 4। देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 3, 2, 1, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब थी? आपको बताना है कि जो पंचवर्षीय योजना आया था उसमें योजना अवकाश जो है किस वर्ष लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से लेकर 1969 में लिया गया था योजना अवकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक गिलास है उसमें जो है बर्फ रखा गया है और वो तैर रहा है पानी में, तो आपको अगर बर्फ पिघल जाएगा तो उसमें बताना है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन वही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ है वो पहले ही से ही पानी में जाकर जो है पानी के स्तर को बढ़ा देगा और पहले ही से जो है अपना आयतन सुनिश्चित कर लेता है, तो इसलिए जो है आयतन वही रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि NaCl में कौन सा बंध होता है? NaCl में आपको बताना है कौन सा बंध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंध, और इसे ही वैद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। NaCl में जो है आयनिक बंध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि मतलब कौन सा अम्ल जो है किसमें नहीं पाया जाता है, इस हिसाब से आपको सुमेलित नहीं है आपको मतलब गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि स्कर्बिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, यही कथन आपका गलत हो जाएगा। स्कर्बिक जो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है और स्कर्बिक एसिड जो है आपका आंवला में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी कथन सही है, जैसे कि लैक्टिक एसिड जो है आपका दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका पालक में पाया जाता है और मैलिक अम्ल आपका सेव में पाया जाता है। ये तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु मौजूद होते हैं? आपको बताना है कि जो वॉशिंग सोडा है उसके एक अणु में कितने जल के अणु मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 10 होगा। देखिए वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है। तो वहीं से जो पूछ रहा है कि जल के अणु कितना होता है, तो जल के अणु जो है आपका 10 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है? आपको बताना है कि अक्रिय गैस का समूह जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18वां जो समूह है उसमें अक्रिय गैस पाए जाते हैं और अक्रिय गैसों की संख्या जो है आपका 6 है। और ये जो अक्रिय गैस होते हैं इनके बाहरी जो कोष होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 होती है, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम की जो है उसमें 2 पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चांदी पर किसकी कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है? मतलब किस रंग की कोटिंग हो जाने पर चांदी पर उस संक्षारण का एक उदाहरण बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चांदी पर जो है काले रंग की अगर कोटिंग होती है तो संक्षारण का यह उदाहरण है। और काले रंग की कोटिंग किसके कारण होती है? तो चांदी पर जो है सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ने के कारण जो है वह काले रंग की हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में दिया केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ये कोशिका हो गया, इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, तो आपको बताना है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली मतलब इसमें जो पाया जाता है वो उसे क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए उत्तक क्या है? आपको बताना है कि उत्तक क्या है, उत्तक का डिफिनेशन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें ही जो है उत्तक कहा जाता है। जो कोशिकाएं मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें जो है उत्तक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। आहार नल की सबसे बाहरी परत क्या कहा जाता है? आहार नल की जो सबसे बाहरी परत है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसा कहा जाता है। आहार नल की बाहरी परत को जो है सिरोसा कहा जाता है और आहार नल की सबसे भीतरी परत को जो है म्यूकोसा कहा जाता है। इसे ही जो है श्लेष्मा झिल्ली भी कहा जाता है, आहार नल की सबसे भीतरी परत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? यानी कि अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि। आपको बताना है कि कौन सी जो है सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल जो है एक सदिश राशि है, बाकी सभी जो है चाल, दूरी और समय ये सभी तीनों जो है अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको कि एक कार का पहिया है सड़क पर चल रहा है उसमें किस प्रकार का घर्षण जो है सबसे अधिक होगा, उस संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसमें जो है स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा और उसके बाद काइनेटिक घर्षण होगा, उसके बाद जो है रोलिंग घर्षण उसमें जो है सबसे कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर जो है लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता, इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। मतलब भार जो है विस्थापित कम कर पाएगा, इसीलिए जो है वो डूब जाता है जल में जो है लोहे का टुकड़ा, इसलिए वो जो है तैर नहीं पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है, क्यों? आपको बताना है कि सूर्योदय जब होता है या सूर्यास्त होता है तो उस समय जो है सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित का होता है, इसलिए जो है लाल रंग दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है आपको कि कौन सा विकल्प जो है सबसे उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर दिया कि 18 ओम इक्वल टू खाली स्थान इंटू 3 ओम। देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर IR, यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वोल्ट के जगह पे 18 वोल्ट दे दिया गया है और यहाँ पर I के स्थान पर पूछा गया कि कितना होगा और R के स्थान पर आपसे दे दिया गया है कि 3 ओम। तो 3 ओम दे दिया गया, तो यहाँ पर कितना गुना करेंगे? तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ पर जो है 6 एम्पियर रखेंगे तो आपका 18 वोल्ट जो है आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? 29 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती है, कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती है इस संदर्भ में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माथा में 8 हड्डियां पाई जाती हैं और चेहरे पर 14 हड्डियां पाई जाती हैं और कान में जो है 6 हड्डियां पाई जाती हैं और कंठास्थी में जो है 1 हड्डियां पाई जाती हैं। इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। जो कंठास्थी की हड्डी होती है उसे हाइड कहा जाता है और कान की जो हड्डी होती है
तीन तीन मतलब कि 3 राइट कान में होती है और 3 जो है लेफ्ट कान में होती है, और 3 होती है मैलियस इंकस स्टेप्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु के निषेचन कहाँ पर होता है। आपको बताना है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है किस स्थान पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सबसे बड़ा विषाणु कौन है। सबसे बड़ा विषाणु जो है कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स विषाणु जो है सबसे बड़ा विषाणु है। ये जो क्वेश्चन है पिछले सेट में भी आ चुका है, तो वहीं से आप लोग मिलान करेंगे तो आप सही हो जाएगा। पॉक्स विषाणु जो है सबसे बड़ा विषाणु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता के साथ नहीं, क्यों। आपको बताना है कि जो खाद्य पदार्थ है उसका डिब्बा जो आता है टीन के साथ लेप लगाया जाता है, जस्ता के साथ नहीं, क्यों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसके कारण जो है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर टीन के लेप किया जाता है, जस्ता का नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन जो हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं करता है। बाकी सभी हार्मोन जैसे कि वेसोप्रिन है, विथी हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है, ये सभी जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है, और पीयूष ग्रंथि जो है इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आपको बताना है कि आकाश जो है किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जहाँ पर भी रंग की बात करेगा, नीला, काला, लाल, पीला, जैसे भी रंग की बात करेगा तो वहाँ पर आप लोग प्रकीर्णन मार दीजिएगा, सही हो जाएगा आंसर प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। नकटा लोक नृत्य किस राज्य से है। नकटा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है नकटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। आपको बताना है कि भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी आलम आरा उसका नाम था, उसको किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में जो है आलम आरा प्रदर्शित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका प्रकाशन जो है किस स्थान से हुआ था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था उदंड मार्तंड, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी को जुगल किशोर के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपको बताना है कि महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65.46% जो है महिला साक्षरता दर थी पूरे भारत में। और जबकि जो है औसत साक्षरता दर केवल पूरा भारत की साक्षरता दर पूछेगा तो इसका राइट आंसर 74.04 जो है भारत की साक्षरता दर थी। और पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14 जो है पुरुष साक्षरता दर थी, और महिला जो है 65.46% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में जो है रमन अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है कि वेरी शब्द का एंटोनियम क्या होता है। आपको पूछा गया है कि वेरी शब्द का एंटोनियम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश्ड जो है वेरी शब्द का एंटोनियम हो जाएगा। वेरी का अर्थ होता है थका हुआ या सुस्त, और उसका एंटो हो जाएगा रिफ्रेश्ड यानी कि ताज़ा, तरोताज़ा इसका आंसर हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। देखिए आप लोग का दरोगा के पीटी में जो है 2 क्वेश्चन इंग्लिश से, 2 क्वेश्चन हिंदी से और 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से रहता है। मतलब टोटल 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश से रहता है। तो आप लोग इसको भी अभी से लेकर चलना है, और यहीं जाकर जो है आपका मेंस में जो है 25 से क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग से पूछता है। तो जिनका भी मैथ रीजनिंग वीक है वो अभी से ही मैथ रीजनिंग पर ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में पीटी हो जाने के बाद ये आपका मेंस नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों का ऐसा होता है मेंस जो नहीं आता है, पीटी आ जाता है लेकिन मेंस जो है मैथ रीजनिंग की वजह से नहीं आ पाता है। तो आप लोग जो है अभी से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि दरोगा का फॉर्म जो है इसी वर्ष कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसका रोस्टर जो है क्लियर हो चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन,
कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेजल वर्ब आपको भरना है ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स में। द कंपनीज प्रॉफिट्स वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स स्टाफ। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले ऑफ। द कंपनी प्रॉफिट्स वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स टू ले ऑफ स्टाफ। मतलब कि स्टाफ, जो कंपनी जो है प्रॉफिट वेयर लो, मतलब कि प्रॉफिट कम कर रही है, तो आपको जो है दे वेयर मतलब फोर्स, मतलब कंपनी वाले जो फोर्स कर रहे हैं कि स्टाफ को कम कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण से। करण कारक जो है, कलम से मतलब कि यहाँ पर पकड़ के कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पर जो है कन जो है कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है ये कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैराज से जो है पुल्लिंग है, बाकी सभी नहर, शोभा और लहर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और अनिल अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। तो यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वो कितने दिनों में करेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई जो है कितना डिग्री घूम जाएगी, आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 155 डिग्री जो है घंटे की सुई घूम जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, यदि एक्स अंडर रूट में दिया गया है और आपको एक्स का मान पूछा गया है, तो इसका सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 35/73 जो इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अनुक्रम 2, 3, 6, 18 वाट और 1944 में लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। आपको ये सीरीज दिया गया, इसमें लुप्त संख्या क्या आएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी, 108 जो है इस स्थान पर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है कि 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई घर इस प्रकार स्थित है। ए का घर ई के घर से 60 मीटर उत्तर में है, डी का घर ई के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, बी का घर सी के घर से 60 मीटर उत्तर में है, सी का घर डी के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो ए के घर के संदर्भ में बी का घर किस दिशा में आपको बताना है। तो ये सॉल्व करने पर आपका आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कितने पुरुष केवल महान हैं, आपको बताना है कि कितने पुरुष जो हैं केवल महान हैं। आपसे पूछा गया है कि कितने पुरुष जो हैं केवल महान हैं। तो देखिए कितने पुरुष केवल महान है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जो है केवल महान है। यहाँ पर 8 इसका होगा और यहाँ पर 4 होगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा आपका 12। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 14 समाप्त हो चुका है। और आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी में जो है बेनिफिट मिल सके। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि वहीं पर जो है एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है सबसे पहले अपडेट की जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।